Good morning, everybody. जो आप लोगों को पढ़ा दिया गया, आप लोगों का कोई क्वेश्चन? कनिष्का, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर। श्रेया मिश्रा, कोई क्वेश्चन आपका? मोबाइल अनेबल कर ले। प्राची एंड आयुषी, आस्था, अंशिका, पलक। वीडियो जो सेंड किया गया है आप लोगों को मिल गया देखने के लिए? हाँ सर। प्राची, वीडियो देख लिया? नॉवेल भाग 3। सेकंड में आप लोगों ने देखा, बातचीत शुरू हो गई और खूब अच्छी अच्छी बातें होने लगी। गले लगाने से ये अच्छे गुण लोगों के मन में डेवलप कर जाते हैं। गले लगाने की प्रवृत्ति नहीं है आप में तो अच्छे गुण भी डेवलप नहीं होंगे। रमा का पत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, पार्ट 2 में, जिसमें ये दोनों प्रभा अपने मन की बात कहती है और राइटर समझा रहा है कि ड्रीम से, केवल ड्रीम से कार्य नहीं होता, ड्रीम के अनुरूप कर्तव्य का पालन भी होना चाहिए। मिडिल क्लास के लोग ड्रीम ज्यादा देखते हैं, कार्य बिल्कुल नहीं करते हैं। ड्रीम को कम कर दें, कर्तव्य का पालन ज्यादा कर दें, बहुत अच्छे हो जाएंगे। बहुत सारी बातचीत हुई, अपने बारे में व्यक्ति सोच रहा है। अब आ जाइए पार्ट नंबर 3। समर का प्रभा के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ रहा है, प्रभा के प्रति उसके मन में आदर और प्रेम ज्यादा बढ़ रहा है। ये पॉजिटिव थिंकिंग को राइटर यहाँ आप लोगों के सामने क्लियर कर रहा है। पॉजिटिव होंगे तो प्रेम और आदर बढ़ेगा, निगेटिव होंगे तो प्रेम और आदर घटेगा। किसी के प्रति जितना पॉजिटिव होंगे प्रेम और आदर बढ़ेगा, किसी के प्रति जितना नेगेटिव होंगे प्रेम और आदर घटेगा। जीवन की सच्चाई है, आदमी की सच्चाई है कि उसको दुनिया को अपना बना लेना है और दुनिया का बन जाना है। तभी तो उसकी पढ़ाई लिखाई सार्थक होगी, तभी तो वो नाम
कमा पाएगा, तभी तो उसका नाम होगा, तभी तो दुनिया उसको जानेगी, तभी तो उसका दुनिया में वैल्यू बढ़ेगा। इसलिए राइटर राजेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि निगेटिव होने से लाख गुना अच्छा है पॉजिटिव होना। इसलिए पॉजिटिव, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव होने की कोशिश किया जाए, ये पार्ट 2 में राइटर बताने का प्रयास कर रहा है। भाग 3 में शुरू होता है, समर भाभी से प्रभा के लिए साड़ी मांग रहा है। धोती लिखा है, धोती मतलब साड़ी। कई कई साड़ी को धोती कहा जाता है, कई कई साड़ी कहा जाता है, अलग अलग उसके नाम। प्रॉब्लम ये हो गया कि समर प्रभा के लिए भाभी से साड़ी मांगा क्यों, ये क्वेश्चन बना रहा है राइटर और उसका आंसर भी दे रहा है। हमारे घरों में हम सभी लोग अपने घर के लोगों के बारे में ध्यान देंगे, आप लोग ध्यान दिए भी होंगे और भी देंगे। भाई पापा के लिए कपड़े लाता है तो अच्छा करता है, मम्मी के लिए कपड़े लाता है तो अच्छा करता है, भाई बहन के लिए कपड़े लाता है तो अच्छा करता है, लेकिन केवल अपनी पत्नी के लिए कपड़े लाता है तो अच्छा नहीं करता है। ये हम लोगों के परिवार में ऐसा नहीं होता। किसी के लिए कपड़े नहीं लाया, केवल बीबी के लिए कपड़े लाया तो अम्मा का कमेंट शुरू हो जाएगा, सबका कमेंट कोई ना कोई शुरू हो जाएगा कि ये बीबी को ज्यादा लाइक कर रहा है और किसी को लाइक नहीं कर रहा है। और सोचो बीबी के लिए साड़ी लाया तो क्या बुरा किया। यही थिंकिंग चेंज कर रहा है। इसी मिडिल क्लास थिंकिंग को अपर क्लास की ओर ले जाना चाह रहा है कि वो बीबी के लिए, केवल बीबी के लिए साड़ी लाया तो क्या बुरा कर दिया, और क्यों नहीं लाएगा, क्यों नहीं लाना चाहिए। सारे फैमिली मेंबर के लिए नहीं ला पाया, अम्मा के लिए नहीं ला पाया, पापा के लिए नहीं ला पाया, केवल अपनी वाइफ के लिए लाया तो क्या बुरा किया, कम से कम लाया तो। उसके अंदर अपनी वाइफ के लिए सामग्री लाने की थिंकिंग तो है, उसकी वाइफ भी तो एक फैमिली मेंबर ही है, तो परिवार में किसी के लिए वो अगर कुछ ला रहा है तो अच्छा कर रहा है। लेकिन मिडिल क्लास में अगर वो वाइफ के लिए केवल ला रहा है तो हम लोग सोचते हैं कि वो अच्छा नहीं कर रहा है और उसका ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन अपनी वाइफ की ओर हो रहा है। मम्मी नाराज हो जाएगी, पापा नाराज हो जाएंगे, लोग तरह तरह का कमेंट करने लगेंगे, वाइफ को ज्यादा चाह रहा है और किसी को नहीं चाह रहा, इस तरह की बातें उसको सुनने के लिए मिल जाएंगी। इसी बात को राइटर क्लियर करना चाहता है। समर तो नौकरी नहीं कर रहा है बट देख रहा है कि प्रभा की साड़ी एकदम तार तार हो गई है, कई जगह उसने सी रखे हैं, तो भाभी से कहता है कि भाभी एक साड़ी दे दो प्रभा के लिए, प्रभा फटी पुरानी साड़ी पहन के घूम रही है, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है, एक साड़ी दे दो। अब भाभी जी को गुस्सा इसलिए आ गया कि ये वाइफ के लिए साड़ी मांग रहा है, कितना गया गुजरा हस्बैंड है, वाइफ के लिए साड़ी मांग रहा है। भाभी एकदम गुस्से में आ गई कि जाके मेरा बॉक्स चेक कर लो, बक्सा देख लो, सब कुछ तुम्हारे सामने है, चाबी ले लो, जाओ देख लो, अगर साड़ी होती तो मैं दे नहीं देती, तरह तरह का बहाना बना रही है।
भाभी क्यों प्रभा को साड़ी देने वाली है? भाभी तो देख देख के उसको जल रही है, भाभी तो देख देख के गुस्सा कर रही है, ईर्ष्या कर रही है, इसलिए भाभी के पास साड़ी होगी तो भी नहीं देगी। भाभी ने बहाना बना दिया। अम्मा से जाके डरते डरते बोला, अम्मा प्रभा के लिए एक धोती दे दो। अम्मा एकदम झंझना गई, वाइफ के लिए साड़ी मांग रहा है, एकदम गुस्से में आ गई। घर का चाबी था, घुमा करके फेंका समर के सामने, ले जाए सारे कमरे को चेक कर ले, कहीं साड़ी हो तो निकाल के ला। तू सोचता है कि जानबूझ के हम लोग प्रभा को साड़ी नहीं दे रहे हैं? लोगों के पास पैसा ही नहीं है, इसलिए प्रभा को साड़ी नहीं दिया जा रहा है। आदि आदि बातें अम्मा समर को समझाने लगी। समर ने कह दिया, दिन रात उसको नौकरानी बना के रखती हो, भाभी है उसकी एक बिटिया आ गई है तो अब वो कोई काम ही नहीं करती है, दिन रात बिटिया को देखती रहती है, केवल दिन रात प्रभा से ही सारा काम कराया जा रहा है और एक धोती के लिए कह रहे हैं तो आप लोग इतना बहाना बना रहे हैं। भाभी ने सुन लिया। अब भाभी एकदम गुस्से में आई और अपनी बिटिया को चारपाई पे धड़ाम से पटक दिया। दौड़ती हुई किचन में गई और प्रभा को हटाई, बोली, हटो हटो, मैं खाना बनाऊंगी, तुम नौकरानी बन के रह रही हो, अब मैं नौकरानी बनूंगी, मैंने तो जीवन भर का ठेका लिया है। और इधर बिटिया खूब तेज तेज रो रही है। कभी कभी देखेंगे बच्चे को लोग धड़ाम से चारपाई पे पटक देंगे गुस्से में और जाके काम करने लगेंगे, बच्चा पूरा जोर जोर से रोएगा। कोई उसको मनाने के लिए भी जा रहा है तो आके डांटेगी कि मेरे बच्चे को छूना मत, मर जाने दो, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है मेरा बच्चा। आदि आदि कमेंट हम लोगों के परिवार में सुनने को मिल जाता है। इसी को राइटर आप लोगों के दिमाग से हटाने की कोशिश कर रहा है, एकदम राइट वे में ले जाना चाह रहा है, एकदम पॉजिटिव बना देना चाह रहा है, फैमिली में कैसे रहना चाहिए एकदम सिखा देना चाह रहा है। धोती, पहली बात, घर में बहू है, अम्मा है, बाबूजी है, भाभी है, तो उन लोगों को उसका ख्याल करना चाहिए। उसकी साड़ी फट गई है तो भाभी के द्वारा नई साड़ी उसको देनी चाहिए, अम्मा के द्वारा उसको नई साड़ी देनी चाहिए, बाबूजी के द्वारा उसको नई साड़ी देनी चाहिए, लेकिन ये लोग नई साड़ी नहीं दे रहे हैं, क्यों? ये क्वेश्चन बनाया जा रहा है और उसका आंसर ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे और अपने लाइफ में इस बात को फील करेंगे। आई श्योर आप लोग भी अपने लाइफ में इसको फॉलो करेंगे, श्योर फॉलो करेंगे, अपने आप फॉलो करेंगे, इसलिए ध्यान से समझिए। अम्मा, बाबूजी, भैया, भाभी, खासकर अम्मा और बाबूजी अगर समझदार हैं तो बच्चे को अच्छा लाइफ जीने की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। पैसा होगा फिर भी नहीं देंगे उसको। नहीं देने का मतलब यह नहीं होता है कि वो जानबूझकर नहीं दे रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, बल्कि नहीं देने का मतलब होता है कि वो बच्चे के मन में यह भावना भरना चाहते हैं कि वो पैसे का मूल्य समझे, पैसे का वैल्यू उसको समझ में आए। ये बाबूजी, अम्मा अपने बेटे के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार से मजबूत गुणों को चुपचाप भरने की कोशिश करते हैं।
इसलिए लाख पैसा होने के बाद भी अपने बेटे को बिजनेस करने के लिए कहते हैं, नौकरी करने के लिए कहते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो घर से निकल जाने के लिए भी कह देते हैं, घर से बाहर चले जाओ, हमसे तुमसे मतलब नहीं है, जाओ कोई नौकरी करो, भीख मांगो, चाहे जैसे जीवन व्यतीत करो, हमसे कुछ लेना देना नहीं है। इतना कटु शब्द भी अपने बेटे और बेटियों के लिए बोल देते हैं। लेकिन इसके पीछे का मतलब यही होता है कि ये सब लोग अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करें, ये सब लोग अपना लाइफ अपने ढंग से मजबूती के साथ जीने की कोशिश करें। वो अपने घर की एक तरह से स्थिति को समझाने और बताने की कोशिश करते हैं। हमारे घर की क्या कैपेसिटी है, हमारी क्या कैपेसिटी है, हमारे घर के क्या प्रॉब्लम है, हमारी क्या प्रॉब्लम है, इस सभी की जानकारी वो अपने बच्चों को देना चाहते हैं, चुपचाप देना चाहते हैं। और यही बात समर के लिए भी हो रही है। समर को अपने घर की स्थिति को बताने और समझाने का प्रयास किया जा रहा है। समर को यह चुपचाप समझाया जा रहा है कि तुम्हारे घर में मनी प्रॉब्लम ज्यादा है, यहाँ पैसे की बहुत कमी है, अगर नौकरी नहीं करोगे तो घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब तक बच्चे के दिल पर ठेस नहीं लगती है, जब तक उसे ठोकर नहीं लगती है, जब तक वह परेशान नहीं होता है, तब तक वह नौकरी करने के बारे में विचार नहीं करता है। इसलिए तरह तरह का प्रॉब्लम शो करके बच्चे को एहसास दिलाया जाता है, बच्चे के मन को ठेस पहुंचाई जाती है, उसे ठोकर प्रदान की जाती है, ताकि वह स्थिति को भली भांति समझे और मनी प्रॉब्लम परिवार की स्थिति को और मजबूत बनाने का प्रयास करे। इसलिए प्रभा को धोती नहीं दी जा रही है। लेकिन समर सोच रहा है कि ये लोग प्रभा से नफरत कर रहे हैं, प्रभा को नौकरानी बना के रखे हैं, बदले में कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं। इस तरह की बातें बच्चों के मन में, लोगों के मन में आती हैं। आपका पापा आपको डांटता है तो आपको लगता है कि मेरा पापा मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, मुझे और टार्चर कर रहा है, मुझे तरह तरह का प्रॉब्लम दे रहा है। ये बैड थिंकिंग है। सबसे जिगरी कोई आपका है तो पापा है। सबसे ज्यादा कोई दुनिया में आपका ध्यान देने वाला है तो वह आपका पापा और मम्मी है। सबसे ज्यादा आपको अच्छा बनाने की सोच रखने वाला इस वर्ल्ड में कोई है तो पापा और मम्मी है। पापा और मम्मी के अलावा और कोई ज्यादा से ज्यादा चाहने वाला आपके लिए नहीं है। इसलिए मम्मी और पापा के बारे में कभी भी बैड थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। ये लोग आपके जीवन को बनाने के लिए अपना जीवन खपा देते हैं। ये लोग आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर देते हैं। इसलिए इनके प्रति बैड थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो जाती है। समर के मन में भी यही बैड थिंकिंग है, इसलिए वो परेशान हो रहा है और लड़ाई शुरू हो जाता है। भाभी एकदम गुस्से में आ जाती है, रसोई घर में जाती है, प्रभा रोटी बना रही है, तुरंत बेलन उसके हाथ से छीन लेती है और कहती है नहीं तुम जाओ, मैं खाना बनाऊंगी। प्रभा रोने लगती है, आती है, बच्ची यहाँ रो रही है, उसको गोद में लेने की कोशिश करती है तो भाभी किचन छोड़ के दौड़ी दौड़ी आती है और बोलती है छोड़ो छोड़ो, मेरी बच्ची को छूना मत, उसे मर जाने दो। फिर दौड़ के जाती है, खाना बनाती है। अम्मा शुरू हो जाती है कि ये लड़का तो पूरे घर की स्थिति को खराब किया है, ये कितना निर्लज्ज लड़का हो गया है कि अपनी वाइफ के लिए धोती मांग रहा है। आज तक तो मैंने अभी तक ऐसा कोई लड़का ही नहीं देखा, मेरा धीरज बड़ा बेटा है, कभी अपनी बीवी के लिए कुछ मुझसे नहीं मांगा, लेकिन ये कैसा नालायक बेटा है कि अपनी बीवी के लिए घूम घूम कर धोती मांग रहा है। इसे शर्म भी नहीं आ रही है कि हम नौकरी करें, हम कोई काम करें और बीवी के लिए धोती खरीद के लाएं। ये अम्मा से धोती मांग रहा है, भाभी से धोती मांग रहा है।
थोड़ा सा भी इसको शर्म और हया होती तो इस तरह की बात नहीं करता। और ये सारा लड़ाई हो रहा है, तब तक बाबूजी भी आ गए। बाबूजी एकदम शुरू हो जाते हैं। वो ज्यादा सोचते विचारते नहीं हैं, बस 2-4 मिनट स्थिति को देखे और फिर किसी साइड में एकदम शुरू हो जाएंगे। और जान गए कि समर वाइफ के लिए धोती मांग रहा है, एकदम भड़क गए। बाबूजी लोग जल्दी भड़क जाते हैं, एकदम गुस्से में आ गए कि ये हमारा नाक कटवा देगा, हमारी बेइज्जती करवा देगा, नौकरी आदि नहीं कर रहा है, घूम घूम कर बीवी के लिए साड़ी मांग रहा है, ये एकदम निकम्मा लड़का है, जाके कोई नौकरी करो, मेहनत से पढ़ाई करो, तुम घर में घूम घूम कर भीख क्यों मांग रहे हो, आदि आदि बातें बाबूजी सुनाना शुरू कर दिए। समर का गुस्सा बढ़ने लगा और कहा ये घर है कि भटियार खाना है। बाहर निकल गया। घरों में जब ज्यादा रोज रोज लड़ाई होती है तो बच्चे प्रभावित होते हैं, ये राइटर बता रहा है। घर में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, समझदारी से कार्य होना चाहिए, सूझबूझ के साथ कार्य होना चाहिए। प्रभा समर को बताती है कि देखो तुम अनायासी मेरे लिए साड़ी की मांग कर रहे हो, मेरे पास साड़ी है, मैं पहनती ही नहीं हूं। प्रभा के पास साड़ी है लेकिन पहनती नहीं है, इसलिए नहीं पहनती है कि महंगी साड़ियां हैं। महंगी साड़ी घरों में नहीं पहना जाता है, ऐसा मिडिल क्लास का रिवाज है। मिडिल क्लास घर में पहनने के लिए कोई और खरीदता है और बाहर आने जाने के लिए कोई और ड्रेस खरीदता है। अपर क्लास में ऐसा नहीं होता है, एक ही ड्रेस हर जगह होता है, वो बार बार ड्रेस नहीं चेंज करते हैं। सवेरे एक जो चढ़ा लिया सारा दिन रहेगा, चाहे बाहर जाना हो चाहे अंदर रहना। लेकिन मिडिल क्लास में डबल खर्चा होता है, ये घर के लिए अलग ड्रेस खरीदते हैं, बाहर के लिए अलग ड्रेस खरीदते हैं। ये ध्यान दीजिए। यही प्रभा के द्वारा राइटर समझा रहा है। प्रभा कह रही है मेरे पास साड़ी है लेकिन मैं पहनती नहीं हूं क्योंकि महंगी महंगी साड़ियां हैं। महंगी साड़ी घर में पहन लेगी तो बहुत भारी बेइज्जती हो जाएगी, और बेइज्जती करने वाले बेइज्जती कर ही देते हैं। अच्छा खूब अच्छा कपड़ा पहन करके घर में 2-4 दिन रहिए तो शुरू हो जाएगा कहीं बाहर जाना है क्या, पार्टी में जाना है, घूमने जाना है, आदि आदि कमेंट आपको सुनने को मिल जाएगा। मम्मी तक बोल देगी कि एकदम फैशन बना के रह रही है। ये सब बैड थिंकिंग से हम लोगों को ऊपर आना है। घर में भी खूब अच्छे से रहना चाहिए, ये राइटर कहता है। घर हमारा जब मंदिर है, घर हमारा जब स्वर्ग है, सबसे अच्छा प्लेस हमारा घर है, तो हम क्यों अच्छे से न रहें। घर में फटा पुराना पहन के रहेंगे क्योंकि घर का ड्रेस है, फटा पुराना होना चाहिए। बाहर का ड्रेस थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ये फोकस हो गया, ये आडंबर हो गया, दिखावा आप कर रहे हैं। आप अंदर कुछ और हैं, बाहर कुछ और है। आप अंदर कुछ और बना रहे हैं, बाहर जाएंगे तो एकदम लॉर्ड गवर्नर बन के निकलेंगे। मतलब आपके अंदर आडंबर है, झूठ है, आप झूठा लाइफ जी रहे हैं, आप लोगों के सामने झूठा दिखावा कर रहे हैं। आपके लाइफ स्टाइल में बहुत बहुत रिमार्क है, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। इसी प्रॉब्लम को राइटर दूर करना चाहता है। कह रहा है कि घर और बाहर के लिए अलग अलग ड्रेस मत रखो, एक ड्रेस में रहो। बाहर जाना है तो उसी ड्रेस के साथ जाओ, बदलने की क्या जरूरत है। और फिर उस ड्रेस को चेंज करो, अच्छे से साफ सफाई से रहो, फैशन में रहो,
खूब अच्छा बन के रहो, अपने घर को भी अच्छा बना लो, उसको भी डेकोरेट कर लो, जैसे अपने आप को डेकोरेट कर ले रहे हो घर को भी डेकोरेट कर लो। ये अपर की ओर जाने की राइट थिंकिंग है, अपर की ओर जाने का ये प्रयास है। आप अच्छा बनना चाहते हो तो इस तरह की थिंकिंग अपने मन में लाओ। कहीं कहीं मिडिल क्लास में भी देखेंगे और आप लोगों के घरों में भी हुआ होगा, आप लोग स्वयं किए होंगे, जो ड्रेस आप पहने हैं उसी को पहने हुए बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि आप फील करते हैं कि ये मेरा ड्रेस अच्छा है। इसी तरह की प्रॉपर वे में फीलिंग आप रखिए। राइटर बता रहा है कि आप अपना जो ड्रेस घर में धारण कर रहे हैं वो प्रॉपर वे का होना चाहिए, अंदर और बाहर का अलग अलग ड्रेस नहीं होना चाहिए। यही थिंकिंग है मिडिल क्लास में। प्रभा इसीलिए कह रही है कि मेरे पास साड़ी है लेकिन मैं उसे नहीं पहनती हूँ क्योंकि वो महंगी साड़ियां हैं, और महंगी साड़ियां घर में नहीं पहनी जाती हैं, बाहर के लिए पहनी जाती है। ये मिडिल क्लास की थिंकिंग है। महंगी साड़ियां भी, महंगे कपड़े भी, महंगी घड़ियां भी, महंगे शूज आदि भी घर में भी पहने जाते हैं, पहने जाने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाना है समर को, रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में हाई स्कूल क्लास 8 से शुरू हो जाता है। क्लास 8, फिर क्लास 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आदि का डॉक्यूमेंट जमा करके और वहाँ एक फॉर्म भर के सबमिट किया जाता है कि अगर आप क्लास 10th पास हैं तो आप शो करते हैं कि मैं क्लास 10th पास हूँ और मुझे इसी क्वालिफिकेशन के आधार पर नौकरी चाहिए। तो जब कोई क्लास 10th के आधार पर नौकरी आती है तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस आपको सूचित करता है कि आप आइए, आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आप फेस कर लेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। इसे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, रोजगार कार्यालय कहा जाता है। इंटर पास है, बीए की पढ़ाई इसकी अब शुरू होने वाली है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ये जाने के लिए सवेरे से प्लान किया है। अब ध्यान से समझिएगा। अच्छे बच्चे अपना डॉक्यूमेंट किसी बैग में लेकर जाते हैं, और अक्सर लोअर मिडिल एंड मिडिल क्लास अपना डॉक्यूमेंट जेब में रख के ले जाएगा, बैग नहीं ले जाएगा, जेब में मोड़ के जेब में रख लेगा। आजकल बच्चे और बच्चियों को आप लोग देखे होंगे गौर से, वो छोटा छोटा बैग लटकाए हुए रहते हैं। कितना अच्छा लगता है, लेकिन मिडिल क्लास के लोग उनको भी देख देख के परेशान होते हैं कि देखो बैग लटका के चल रहा है। बैग लटकाने का, रखने का रीजन यही है कि वो अपना डॉक्यूमेंट उसी बैग में रखते हैं। मिडिल क्लास में इस तरह की अभी थिंकिंग 100% डेवलप नहीं है। वो डॉक्यूमेंट अक्सर अपने जेब में रखेंगे मोड़ के और चल देंगे। इस बैड थिंकिंग से भी आपको, अगर अपर की ओर जाना है तो आप भी अपने साथ एक बैग छोटा सा रखिए और अपना पैसा, अपना डॉक्यूमेंट उस बैग में रखिए, अपना मोबाइल उस बैग में रखिए। ये सब अच्छा सिस्टम है, अच्छा सिस्टम फॉलो करना चाहिए। ये भी मोड़ मार के अपना सारा डॉक्यूमेंट समर जेब में रख करके और झटके से घर में गुस्सा करते हुए बाहर निकल गया, क्योंकि मिडिल क्लास है तो बैग की थिंकिंग ही नहीं है। बैग होगा ही नहीं, इसके घर में लेके जाएगा कहां से? बैग खरीदा ही नहीं गया है, न बाबूजी खरीदे, न अम्मा खरीदी, न भाभी खरीदा, न प्रभा जान रही है
वहां बैग लेके चलने का एक तरह का फैशन ही नहीं है, एक तरह की थिंकिंग ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे घर होंगे जिसमें किसी के पास बैग ही नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे घर होंगे जहां छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बैग होगा। तो जहां बैग है वहां अपर थिंकिंग है, जहां बैग नहीं है वहां मिडिल थिंकिंग है और लोअर मिडिल थिंकिंग है। ये राइटर समझा रहा है। अच्छे से रहना बुरी बात नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी के हो, अच्छे से रहोगे तो धीरे धीरे अपर की ओर जाओगे, और अच्छे से नहीं रहोगे तो और लोअर स्थिति आएगी, नेगेटिव थिंकिंग आप में ज्यादा आएगी। ये राइटर आपको बताने की कोशिश कर रहा है। अच्छे से रहने से, अच्छा ड्रेस पहनने से, अच्छा विचार अपने मन में लाने से आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव होने लगेंगे, और आप गंदे रहेंगे, आप प्रॉपर वे में नहीं रहेंगे तो आपके अंदर ज्यादा निगेटिव थिंकिंग आने लगेगा। ये लाइफ स्टाइल का सिस्टम है, इस सिस्टम को जाने और राइट वे हम कैसे होंगे, पॉजिटिव थिंकिंग हमारे मन में कैसे डेवलप होगी, ये फॉलो करेंगे तो आप और अच्छा हो जाएंगे। ये सड़क पर आ गया, अब इसको पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, भूल गया कि मुझे जाना कहाँ है। जब ज्यादा खचखच में रहेंगे, लड़ाई झगड़ा में रहेंगे तो जाना कहाँ है आदमी भूल जाता है। अक्सर कभी कभी आप अनायास ही निकल जाते हैं, पता नहीं है होता है कि हम क्या करने के लिए निकले हैं, क्यों बाहर आए हैं, समझ में ही नहीं आता है। एम के साथ सब कुछ होना चाहिए, टारगेट के साथ सब कुछ होना चाहिए। घूमने जा रहे हैं तो क्यों घूमने जा रहे हैं, क्या क्या आप देखने जा रहे हैं, टारगेट बनाइए। बहुत सारे लोग पिकनिक प्लेस पर चले जाते हैं, घूम के चले आते हैं, पूछा जाता है आपने ये देखा होता है तो भी वो डाउट में रहता है कि पता नहीं देखा कि नहीं देखा, क्योंकि वो तो एम बना के गया ही नहीं है। एम बना के जाना चाहिए, कहीं भी जाइए तो एम बना के जाइए, मुझे वहां जाना है, ऐसे जाना है, ये कार्य करना है, ये हमको देखना है, हमको ये सब देखना चाहिए। इस तरह की जब पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी तो हर जगह आपको अच्छा लगेगा, हर जगह से आप सीखेंगे, और आपके अंदर कोई एम ही नहीं होगा तो आप समय भी जाया करेंगे और कुछ अच्छा सीख भी नहीं पाएंगे। इसलिए एम बना के जाना चाहिए। समर भूल गया कहाँ जाना है, फिर याद आया कि अरे मुझे तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाना है। गया, देखा एक लंबी कतार लगी हुई है, बहुत भीड़ लगी हुई है। दिवाकर कहता था देखो अच्छी नौकरी पाना है तो अच्छी डिग्री होनी चाहिए, अच्छी डिग्री नहीं है तुम्हारे पास तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। अब ये सोच रहा है कि देखो मैं तो सोच रहा था जवाहरलाल नेहरू बनने के लिए, विवेकानंद बनने के लिए, महात्मा गांधी बनने के लिए, मैं क्या बन गया। आज एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाके लाइन लगा रहा हूं एक छोटी सी नौकरी के लिए। लाइन देख के डर गया, कहा अरे इतनी भीड़, 10 की पोस्ट है, इतनी लंबी लाइन है, मुझे तो श्योर नौकरी नहीं मिलेगी। अब और ध्यान से समझना, मिडिल क्लास जल्दी हार जाता है। समर भीड़ देखा और हार गया से राइटर क्या समझाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। समर भीड़ देखकर क्यों हार गया, क्यों नहीं वो भी लाइन में लगा, नौकरी मिलती चाहे न मिलती, कम से कम वो लास्ट तक जाता, इंटरव्यू फेस करता, जो होता देखा जाता, बट वो केवल लाइन देखकर ही हार गया, वो लाइन में नहीं लगा, वो चुपचाप घर चला आया। क्यों, ये क्वेश्चन बनाया जाता, अपने विचारों के आधार पर उत्तर दीजिए। राइटर कह रहा है मिडिल क्लास के लोग जल्दी हार जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं,
जल्दी निराश हो जाते हैं, जल्दी समझौता कर लेते हैं। नहीं होना चाहिए। निराश नहीं होना चाहिए। शीघ्र समझौता भी नहीं करना चाहिए। सिद्धांतवादी होना चाहिए। सिद्धांतवादी जल्दी समझौता नहीं करते हैं, वो अडिग रहते हैं अपने ध्येय पर। लेकिन मिडिल क्लास पल पल बदलता रहता है। इन सारी कमियों के कारण लोग जल्दी हार जाते हैं और थक जाते हैं। इसलिए इन सारी कमियों को हटाने का प्रयास किया जाए। समर लंबी लाइन देकर हार गया और उसके अंदर निराशावादी भावना डेवलप हो गई कि मुझे नौकरी प्राप्त नहीं होगी। अब इस बीच में एक बड़ा सा रोल है जिसको ध्यान से आप लोगों को देखना है। पेज 110, पेज नंबर 110। ये एक तरह से कहा जाए तो पूरे नावल का एकदम मूल मंत्र राइटर ने इस पैरा में देने की कोशिश की है। इसलिए इस पूरे पैरा को मेरे द्वारा पढ़ा जाएगा और गौर से आप सभी इसको देखेंगे, समझेंगे। रमा का पत्र आया है। इसके द्वारा, प्रभा के द्वारा रमा को पत्र भेजा जा रहा है, क्योंकि उसका एक बार पत्र हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब प्रभा भेज रही है, लिखी है, प्रिय रमा। प्रिय रमा से ही हम लोग कंफर्म कर लेंगे कि ये लेटर कौन लिख रहा है और किसके लिए लिख रहा है। अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए लेटर किसको लिखा जा रहा है और जिसको लिखा जा रहा है उसको कौन लिखेगा, क्या रिलेशन है उसका। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब इसको ध्यान से समझेंगे। जब तुम्हारा पत्र मिला तब मैं अम्मा के पास ही थी और शायद अम्मा के पास जब वापस पहुंचूंगी तब इसका जवाब तुम्हें मिलेगा। तुम मेरी व्यस्तता को बहाना समझोगी, लेकिन तुम्हें कैसे समझाऊं कि आजकल दम मारने की फुर्सत नहीं पा रही हूं। रोज सुबह शाम पर टालती हूं लेकिन समय नहीं मिल पाता। कसम से कहती हूं सुबह से शाम तक का कार्यक्रम गिना दूं। प्रभाकरी, एक पल के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। तुम भरोसा नहीं करोगी लेकिन सच यही है। मैं जानती हूं तुम खूब रूठ रही होगी, खूब बुरा मान रही होगी और सोच रही होगी कि जैसे नाराज होकर स्कूल के पीछे वाले अनार के पेड़ के पास मुंह फुलाकर बैठ जाती थी और मैं मनाने चली आती थी, उसी तरह अब भी मनाने आ जाऊंगी। लेकिन मैं कैसे बताऊं तुम्हें रमा मेरी कि मैं नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। रमा, जब तुम नाराज होती थी तो मुझे याद है स्कूल में तुम दूर जाकर के पेड़ के नीचे बैठती थी और मैं तुम्हें आकर मनाती थी और तुम मान जाती थी। लेकिन आज ऐसा टाइम आ गया है कि मैं तुम्हें मनाने के लिए नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। काश तुम ही यहाँ आकर स्कूल की सबसे कटकनी और शेरनी लड़की को देख लेती। तुम ही तो मुझे सर्कस में नौकरी करने को कहा करती थी। अब मैं अनुभव करती हूँ कि हमारा चाहना कितना झूठा होता है। एक बार आके मुझे देख लेती। तू कहती थी ना कि मैं शेरनी जैसी हूँ, आके देख ले तुम्हारी शेरनी कैसी है। और कहती थी सर्कस में नौकरी करने के लिए, आके देख मेरा सर्कस कितना मजबूती से चल रहा है। और कह रही है कि रमा सुन लो,
हमारा चाहना कितना झूठा होता है। हम लोग जो कुछ भी चाहते हैं वो रियल नहीं चाहते हैं, एकदम डुप्लीकेट चाहते हैं। हम लोगों की ड्रीम कितनी झूठी होती है आज समझ में आया है। हम लोग झूठा ड्रीम देखते हैं। राइटर समझा रहा है कि झूठा ड्रीम नहीं देखना है, राइट ड्रीम देखना है। अक्सर जीवन में लोग झूठा सपना देखते हैं जो कभी पूरा होने वाला नहीं होता है। हम लोग न जाने क्या क्या चाहा करते हैं। कोई सीमा होती है हमारे चाहने की, क्वेश्चन मार्क दे रहा है। संसार की हर अच्छी चीज को चाहने की, स्कूल के दिनों की कल्पना, वे भावुकता भरे सपने। रमा उस समय हमें कोई क्यों नहीं रोकता कि यह सब झूठ है। करिए रमा, हम लोग क्या क्या सोचते थे। दुनिया को अपने वश में कर लेने की बात सोचते थे। हम लोगों के सोचने की कोई सीमा नहीं थी, हम लोग सीमा के बाहर सोचते थे। काश कोई ऐसा रहा होता जो हम लोगों का हाथ पकड़ के समझा दिया होता कि तुम लोगों का ड्रीम झूठा ड्रीम है, तुम लोगों के सपने झूठे सपने हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। राइटर कह रहा है कि मम्मी पापा बच्चों को लाख लाख समझाते हैं, टीचर बार बार समझाता है, बड़े लोग बार बार समझाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते। और जब उनका जीवन खराब हो जाता है तो अपने आप पर पछताने लगते हैं। तब पछताने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो अगर कोई आपको समझा रहा है, चाहे मम्मी समझा रही है, चाहे पापा समझा रहा है, चाहे टीचर समझा रहा है, चाहे बड़े लोग समझा रहे हैं, आप उनकी बातों को मानिए और उनके आधार पर चलने की कोशिश कीजिए। यह भी बड़ा मुश्किल का काम होता है। किसी की बात समझ में नहीं आती है, अपनी मनमानी लोग करते हैं, अपनी मनमानी हो जाती है और पछतावा ही हाथ लगती है। ये सारी बात प्रभा के द्वारा लेखक हम लोगों को समझाने और बताने की कोशिश कर रहा है। रमा, किसी भी लड़की की शादी होती और मैं जाकर उसके पति को देखती तो सोचा करती थी कि यीशु, मेरा पति ऐसा थोड़े ही होगा। मेरा पति तो प्रोफेसर होगा, अफसर होगा, कंपनी का मैनेजर होगा। हम और वह बस दो ही प्राणी होंगे, किलबिल सास देवर भाभी भतीजे, कुछ नहीं होंगे। रमा सोचो, जब हम लोग किसी शादी में जाते थे और उस दुल्हे को देखते थे तो उसके लिए कितना कमेंट करते थे, बार बार कहते थे कि ऐसा दुल्हा हमारा नहीं होगा, हमारा हस्बैंड तो कंपनी का मालिक होगा, हमारा हस्बैंड तो प्रोफेसर होगा, हमारा हस्बैंड तो बहुत बड़ा आदमी होगा। लेकिन आके देखो हमारा हस्बैंड कैसा है। हम लोग कितना गलत गलत सोचा करते थे, कितना गलत ड्रीम देखा करते थे। लेकिन रियल और ड्रीम में बड़ा फर्क हो जाता है। आदमी को ड्रीम में न होकर के रियल में ज्यादा से ज्यादा रहने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग यह भी सोचा करते थे कि हमारे साथ और कोई नहीं होगा, हम लोग अपना एक अलग घर बनाएंगे, उस घर में केवल हम दोनों रहेंगे, न मम्मी होगी, न पापा होगा, न सास होगा, न ससुर होगा, न तो भाई भतीजा होगा, कोई नहीं होगा, केवल हम दोनों अपना अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन आके देखो हमारा घर कितने लोगों से भरा पड़ा है। अलग रहने की कल्पना बच्चों में ज्यादा डेवलप होती है। सबको छोड़कर हम दो रहेंगे, इस तरह की बातें ज्यादा मन में आती है, जो बिल्कुल गलत है। हम सबके साथ रहेंगे, इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। हमारे साथ मम्मी होगी, पापा होगा, भाई होगा, भैया बहन होगी, सारे लोग होंगे, इस तरह का कंडीशन होना चाहिए। लेकिन जब वो भावावेश में आता है, जब उसके अंदर प्रेम की भावना बहुत तेजी से डेवलप करती है, एक तरह का
वन साइडेड प्रेम जब डेवलप होता है तो वह केवल अपने बारे में सोचता है, हम दो ही रहेंगे, वह केवल हम दो के बारे में सोचता है, हम लोगों के, हम सभी के बारे में विचार नहीं कर पाता है। ये राइटर बताने की कोशिश कर रहा है। खूब लंबी चौड़ी एकदम नए ढंग की कोठी होगी, जहां भी कोई फर्नीचर अच्छा लगता उसे अपनी कल्पना की कोठी में सजा लेती। रंग रोगन पालिश पर्दे, चारों तरफ सदाबहार मेहंदी की लाइनें, कहीं लॉन लगे होते, कहीं टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट होता। 3-4 नौकर सुबह ये मुझे बड़े प्रेम से उठाएंगे, मेरी देर से सोने की आदत को बुरा भला कहेंगे। चाय पीते पीते, हंसते हंसते, अखबार पढ़ते पढ़ते सारा समय निकल जाएगा। बड़ी कोठी होगी और उस कोठी में तरह तरह के पर्दे, तरह तरह की डिजाइनें होंगी, बैडमिंटन कोर्ट होगा, टेनिस कोर्ट होगा। ये लोग दिन भर बैडमिंटन खेला करेंगे, जब मन में आएगा बैडमिंटन शुरू हो जाएगा, टेनिस शुरू हो जाएगा। नौकर चाकर होंगे, सुबह नौकर आएगा, बड़े प्रेम से उठाएगा, झल्लाएगा कि आप इतना देर तक क्यों सोती हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ा जाएगा। ये ड्रीम है इनका। कितनी बड़ी कोठी प्रभा को मिली है सोच लीजिए, कितने नौकर लगे हैं इनके लिए सोच लीजिए। कहाँ इनका टेबल टेनिस वाला कोर्ट है और कहाँ बैडमिंटन वाला कोर्ट है, यह भी देख लीजिए। मीन्स ड्रीम ज्यादा, राइटर्स इन सारी बातों से केवल यही कहना चाह रहा है कि ड्रीम ज्यादा डेवलप होता है, रॉन्ग ड्रीम ज्यादा डेवलप हो रहा है बच्चों के अंदर, रियल ड्रीम कम डेवलप हो रहा है, मिलजुल कर रहने की भावना कम डेवलप हो रही है, हम अकेले या हम दो ही रहेंगे, इस तरह की भावना डेवलप होगी। लेकिन रॉन्ग ड्रीम कभी पूरा नहीं होता है, आदमी को रियल ड्रीम में ही अपना जीवन व्यतीत करना होता है। इनके दफ्तर जाने के बाद बड़ी मुश्किल से मेरा समय कट पाया करेगा। किसी पड़ोसिन के यहाँ चला जाया करूंगी, बुला लिया करूंगी, फिर शाम को हम लोग किसी सिनेमा या किसी दोस्त के यहाँ जाया करेंगे। ऐसे ही और भी जाने क्या क्या बातें थी जिनमें डूबी रहती थी, अब तो सब याद भी नहीं आती। लेकिन रमा कल्पनाएं ही सच हो जाया करती तो फिर कहना ही क्या है। हमारी हर हंसी पर भाग्य दांत पीसता है, हम रोते हैं तो वह खिलखिलाता है, वह जानता है कि कठपुतलियों की तरह उछल कूद हम चाहे जितना लें, डोरियां तो उन्हीं हाथों में है जो दया माया नहीं जानते। कविता मैं बोलूं तो कहूंगी कि उन सभी बचपने के सपने के दिए आज यथार्थ के विषैले धुएं में घुट घुट कर बुझ गए हैं और तड़फड़ाते धुओं के भयंकर सांप तरह तरह से मंडरा रहे हैं। सांपों से पहले भले ही डरा करती हूँ, अब तो रमा डर नहीं लगता, चाहती हूँ कोई मुझे डस ले। नई नई मुसीबतों की सूरतें देखकर अब तो सिहरन तक नहीं होती, लगता है हृदय जमकर पत्थर हो गया है। और रमा अगर यह नहीं होता तो बताओ कैसे बची रहती, अब तक या तो विष खा लेती या कुएं में कूद मरती। कह रही है रमा, सांप से मुझे बहुत डर लगता है, तुम जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूं अब मुझे डर नहीं लगता है। अब तो मैं चाहती हूं कि कोई सांप आए और मुझे काट ले। कितना डिफरेंट लाइफ हो गया प्रभा का। ऐसा ही यथार्थ होता है, ऐसा ही सच होता है, राइटर आप लोगों को बताना चाह रहा है। आप जितना ड्रीम देख रहे हो एक दिन सब फ्लॉप कर जाएगा, सब बेकार हो जाएगा और रियल लाइफ जीना पड़ेगा। रियल लाइफ का सामना करना बड़ा कठिन होता है। ये ड्रीम देखने वाले लोग रियल लाइफ इनके लिए जीना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए अभी से रियल लाइफ जीने का
प्रैक्टिस होना चाहिए, अन्यथा आने वाले टाइम में आप फेल्योर कर जाएंगे। प्रभा कह रही है जी यही करता है कि मैं कुएं में कूद कर जान दे दूं या आत्महत्या कर लूं। अंत में आदमी यही सोचता है, जब हार जाता है, जब निराश हो जाता है, उसके सारे ड्रीम जब भरभरा कर चकनाचूर हो जाते हैं, अब उसे लगता है कि मेरा जीवन ही खत्म हो गया, मेरे जीवन में अब कुछ शेष बचा ही नहीं है, तो वह आत्महत्या करने के बारे में विचार करता है, वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेने के बारे में विचार करता है। विद्यार्थियों, राइटर आपको समझा रहा है कि ड्रीम से उबर कर रियल ड्रीम की ओर आने की कोशिश करो, तो आने वाले टाइम में निराशा तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी और तुम अभी से ड्रीम में ही ज्यादा जीवन व्यतीत करोगे, रॉन्ग ड्रीम में ज्यादा जीवन व्यतीत करोगे, तो आने वाले टाइम में तुम्हारे हाथ निराशा लगेगी और वह निराशा तुम्हारा जान भी ले सकती है। इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो और आने वाले समय की मुसीबतों से सामना करने के लिए अभी से तैयारी कर लो, अभी से तैयार होने का प्रयत्न करो। देखो ना, अपनी बातें लिखती जा रही हूं, यह भी नहीं सोच रही हूं कि तुम उब रही होगी, लेकिन अपना भी मैंने लिखा क्या है, मैं जानती हूं कि अगर अपना जरा लिखूंगी भी तो यह पत्र तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, इससे ज्यादा नहीं लिख सकती। मैं प्रार्थना करती हूं इससे ज्यादा पूछना भी मत। तुमसे मिलने को, तुमसे मिलकर रोने को, तुम्हारी गोद में लेटकर अपने दिल की सारी बात कह डालने को कितनी कितनी तबीयत करती है, कैसे बताऊं। देखें अब ईश्वर कब मिलाता है सदैव तुम्हारी प्रभा। कह रही है कि मैं चाहती हूं कि एक बार तुमसे मिलूं और खूब रोऊं, हम दोनों मिलकर खूब रोएं और रोकर अपने हृदय के अंदर के पछतावा को कम करने का प्रयास करें। तुम्हारे गोद में सिर रखकर मैं अपने जीवन की सारी दुख गाथा बता देना चाहता हूं। बता देना चाहता हूं। राइटर इन सारी बातों से हम लोगों को फेस करने की सलाह दे रहा है, मजबूती के साथ विचार करने की सलाह दे रहा है और निराशावादी भावनाओं को अपने हृदय से समाप्त करके एक अच्छा राइट वे में जाने की ओर बात कर रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करने का सुझाव दे रहा है। अंत में समर के से एक आदमी शिरीष नाम के आदमी की मुलाकात हुई, जो नंबर 4 में हम लोग उसको ज्यादा डिटेल करेंगे। शिरीष एक सरकारी विभाग में 150 रुपए का नौकरी करता है, क्लर्क है, एकदम मॉडर्न आदमी है। मॉडर्न आदमी क्या क्या सोच रहा है, आज के लोग क्या क्या हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में सोच रहे हैं, वह ज्यादा से ज्यादा डिटेल पार्ट नंबर 4 में किया जाएगा। लेकिन यहाँ जो समर और शिरीष की बात हो रही है, शिरीष सीधे सीधे बता रहा है समर को कि ये जो लाइन में लगे हुए हैं इनमें किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, जो रुपया देगा उसी को नौकरी मिलेगी। एक समय का यह बड़ा सच था कि जो लोग रुपए देते थे उसको नौकरी मिलती थी और जो लोग रुपए नहीं देते थे उसको नौकरी नहीं मिलती थी। अब समर निराश होकर के वापस घर आता है। अंत में पेज 113 लास्ट पैरा में कहता है, सच कहूं प्रभा आज मैं बहुत ही निराश हो गया था, अगर तू नहीं होती तो पता नहीं घर भी आता कि नहीं। आवेश में मैंने कहा उसके सारे शरीर मुग्ध मयूरी से मेरी थकान और निराशाएं से उलझने लगी। वो कह रहा है कि देखो अगर तुम नहीं होती तो मैं शायद घर नहीं आता, इतना परेशान हूं। परेशानी का कारण क्या है, क्यों इतना परेशान है समर, क्वेश्चन दिया जाता है। परेशानी का कारण है कि घर में रोज रोज लड़ाई हो रही है, वह घर की लड़ाई से ऊब गया है और एक शांत वातावरण में जीना चाह रहा है।
वह नौकरी करना चाह रहा है लेकिन नौकरी उसे नहीं मिल रही है, ऐसा एटमॉस्फेयर है। आज भी बहुत सारे बच्चे नौकरी करना चाह रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। इस पर भी हम लोग पार्ट नंबर 4 में डिटेल करेंगे कि क्या ऐसा प्रॉब्लम होता है। साथ ही साथ वो जिधर देख रहा है, जिधर प्रयास कर रहा है, उधर भीड़ ही भीड़ लगी हुई है, इसलिए निराश हो जा रहा है कि इस भीड़ में हमको नौकरी मिलना तो एकदम पक्का नहीं है। यह सारा निराशावादी भावनाएं उसके दिल को बड़ा झकझोर रही है और वो हार जा रहा है। कभी कभी तो जीवन लीला समाप्त करने के बारे में सोचता है। यही होता है एक निराशावादी युवक के साथ, यही होता है जो समय गंवा देता है युवक के साथ, यही होता है एक मिडिल क्लास नौजवान के साथ, और यही होता है मिडिल क्लास का विचार फॉलो करने के बाद। नंबर 3 सबको समझ में आ गया होगा। डिपेंड क्वेश्चन आंसर आप सभी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट डे नंबर 4 होगा, सेम पढ़ाया जाएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।